ऑल लाइफ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कार्ल पॉपर। इस बुक का पहला हिस्से का नाम है प्राकृतिक विज्ञान के सवाल, क्वेश्चंस ऑफ नेचुरल साइंस। मेरा मतलब है मेनली बायोलॉजी और जीवित चीज़ों की अजीबोगरीब वैरायटी। जितना गहरा हम बायोलॉजी के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, चाहे किसी भी तरफ से देखें, उतनी ही अजीब लगती है जीवों की बनावट की वैरायटी, और उनका एक साथ मिलके काम करना और भी कमाल का लगता है। पहले पार्ट का आखिरी चैप्टर जोहानेस केपलर के बारे में है, जो कि नेचर की ताकत में छिपे हार्मोनी को ढूंढने वाले बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने प्लैनेट्स की गति के 3 नियम भी खोजे, जो कि बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट तरीके से पर बहुत ही सुंदर तरीके से काम करते हैं। तीनों बड़े साइंटिस्ट गैलीलियो, केपलर और उनके बाद न्यूटन, इन तीनों ने मिलकर हमारी प्राकृतिक विज्ञान बनाई। इनमें से केपलर शायद सबसे महान थे। उनकी पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा खुली, ईमानदार और सीधी थी। तीनों लोगों ने लगातार मेहनत की। कई बार उनकी मेहनत बेकार भी गई, लेकिन जब उनको सफलता मिली तो उन्होंने दुनिया को नई नज़र से देखा, अलग तरीके से, ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर। और तब उनको लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई, जो शायद मिल भी नहीं सकती थी। इन तीनों महान लोगों में सिर्फ केपलर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि ईमानदारी से सब कुछ लिख भी दिया। उन्होंने ये भी समझा कि पुराने ग्रीक थिंकर्स जैसे थेल्स, अरिस्टोटल, एरिस्ट्रेकस और टॉलमी, उनकी सोच कॉपरनिकस के थ्रू केपलर तक पहुंची। बाकी दोनों से ज़्यादा केपलर की सबसे बड़ी बात थी उनकी नम्रता। इसी वजह से वो बार बार अपनी गलतियां देख पाते थे और उनसे सीख लेते थे, और ये गलतियां सुधारना बहुत मुश्किल था। ये तीनों बड़े साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से कुछ अंधविश्वास में फंसे थे। अंधविश्वास शब्द हमें संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम भी बिना सोचे समझे कई प्रकार के अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। गैलीलियो को पूरा भरोसा था कि प्राकृतिक गति सर्कल में होती है, लेकिन केपलर ने बहुत लंबी मेहनत के बाद ये सोच खुद से और एस्ट्रोनॉमी से हटा दी। न्यूटन ने एक लंबी किताब लिखी जो पुराने, ज़्यादातर बाइबल वाले इतिहास पर थी, और उसमें तारीखें भी अपने हिसाब से बदल दी, जो कि अंधविश्वास से ही निकले थे। और केपलर सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं, बल्कि एक ज्योतिषी भी थे। इसी वजह से गैलीलियो और कई लोगों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। पर केपलर ने अपने ही अंधविश्वास से भी लड़ा। वो खुद पर नजर रखने वाले ज्योतिषी थे। उन्होंने बताया कि तकदीर जो तारे लिखते हैं वो पक्की नहीं होती, उसे हमारी अच्छी सोच और इरादे से बदला जा सकता है। ये उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के क्रिटिक्स को एक बड़ा जवाब दिया। तीनों महान लोगों में शायद केपलर अपने अंधविश्वास में सबसे कम पक्के थे। इस बुक का दूसरा हिस्सा है इतिहास और राजनीति पर सोच। इसमें कई छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये कोई एडवाइस या नुस्खा नहीं देते, खासकर ऐसा जो हमेशा सही हो, लेकिन ये जिम्मेदारी की सोच की तरफ इशारा करते हैं। मैं डेमोक्रेसी के पक्ष में हूं, लेकिन वैसे नहीं जैसे ज्यादा लोग सोचते हैं। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, डेमोक्रेसी सबसे बेकार सरकार है, बस बाकी सब सरकारों को छोड़ के। हमारे पास इससे बेहतर कुछ नहीं है कि हम मेजॉरिटी का फैसला मानें। मेजॉरिटी सरकार जिम्मेदार होती है, मिलके चलने वाली सरकार कम जिम्मेदार होती है, और माइनॉरिटी सरकार तो और भी कम। डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है लोगों का राज,
असल में कभी था ही नहीं, और जब था भी तो वो बस एक मनमानी और जवाबदेह न होने वाली डिक्टेटरशिप थी। सरकार को लोगों के सामने जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन लोगों का राज जवाबदेह नहीं हो सकता। इसलिए मैं चुनता हूं कि सरकार चुनाव से आए और संविधान के हिसाब से चले। लोगों के राज से ये अलग बात है, और मैं चाहता हूं कि सरकार जवाबदेह हो, सबसे पहले उनके सामने जिन्होंने उन्हें चुना है, और हो सके तो इंसानियत के सामने भी मोरल जिम्मेदारी हो। कभी इतने बुरे हथियार इतने जिम्मेदार न होने वाले लोगों के हाथ में नहीं थे। ये 10,000 गुना ज्यादा है दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बाद से। ये सच है, और हमारे नेता इस बात को मानते हैं। इसके लिए वो हमारे सामने जवाबदेह हैं। हमें उन सबको दोषी मानना चाहिए। ज्यादातर हमारे नेता भी चाहेंगे कि हालत बदले, लेकिन उनके पहले वालों से उन्हें एक ऐसी दुनिया मिली है जो हमेशा बिगड़ती गई, क्योंकि गैंग लीडर्स ने हथियारों की रेस चला दी थी। और ये लगता है कि अब ये लोग भी चाहे मजबूरी में ही सही इसी को मान चुके हैं। कुछ भी बदलना बहुत रिस्की और मुश्किल लगता है, इसलिए ये लोग इस बारे में बहुत कम बात करते हैं। जंगों के बाद बात हुई थी हथियार कम करने की। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने काफी हद तक हथियार कम किए भी, पर सिर्फ उन्होंने किए। लीग ऑफ नेशंस और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का यही आइडिया था कि इन बॉडीज की मोरल और मिलिट्री ताकत की वजह से उनकी जिम्मेदारी है कि शांति बनाए रखें, जब तक बाकी लोग अपनी ड्यूटी नहीं समझ लेते। कोई शक नहीं है कि हम अब इस रास्ते से हट रहे हैं। हम अपने वोटर्स को ये नहीं बताते। हमें अपने लिए कुर्बानी देने से डर लगता है। हम एडवेंचर्स में पढ़ने से बचना चाहते हैं। यही शब्द हम अपनी ड्यूटी छुपाने के लिए यूज करते हैं, एडवेंचर्स। जब मैं यूरोप और अमेरिका का इतिहास सोचता हूं तो मैं लगभग हिस्टोरियन H.A.L. फिशर की बात से सहमत हो जाता हूं, जिसे मैं पहले भी कई बार कोट कर चुका हूं। तरक्की का सच सबको दिखाई देता है, लेकिन तरक्की नेचर का नियम नहीं है। एक पीढ़ी ने जो हासिल किया दूसरी खो भी सकती है। मैं इन तीनों बातों से सहमत हूं, लेकिन फिशर जिस तरक्की की बात करते हैं, जो हिस्ट्री दिखाती है पर जो पक्की नहीं है, वो क्या है? इस सवाल का जवाब सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी। फिशर जिस तरक्की की बात कर रहे हैं और हम सब जिस तरक्की की बात करते हैं, वो मोरल या एथिकल तरक्की है। ये दुनिया में शांति लाने की तरफ है, जैसे बाइबल के नए हिस्से में कहा गया है। जब हर तरह की हिंसा खत्म हो जाए, चाहे देश के अंदर हो या बाहर, ये तरक्की है एक सिविल सोसाइटी की तरफ, कानून के राज की तरफ, और सब देशों के एक ग्रुप की तरफ जो कानून पर चले ताकि शांति बनी रहे। फिलोसोफर कांट के हिसाब से ये हमारा मोरल फर्ज है, सब अच्छे लोगों का फर्ज। यही गोल हिस्ट्री के लिए सेट करना है। जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए तब से ये गोल जरूरी हो गया है। ये गोल सिर्फ अच्छा नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि जो सिविल कंट्रीज हैं वो भी ज्यादा ताकतवर भी हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से ये हर इंसान के लिए जरूरी हो गया है जो इंसानियत और तरक्की की तरफ खड़ा होना चाहता है, क्योंकि दूसरा रास्ता सिर्फ बर्बादी है। ये गोल सबसे पहले रोमन एम्पायर के अगस्तन युग से और बाइबल के नए हिस्से से आया है। 18 टेरा पैक्स होमिनिबस बोनई
वोलुंटेटिस, यानी धरती पर सब अच्छे लोगों के लिए शांति हो, या ये भी कह सकते हैं धरती पर शांति सब अच्छे लोगों के जरिए मिल सकती है। पहले वर्ल्ड वॉर के जुर्म से, जिससे केलग पैक्ट बना, और दूसरे वर्ल्ड वॉर के जुर्म से, जिससे यूनाइटेड नेशंस बना, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा हुआ सब अच्छे लोगों के बीच। लेकिन जैसे फिशर ने कहा, एक पीढ़ी ने जो हासिल किया दूसरी खो भी सकती है। ये खो चुका है, हमें उसे वापस पाना है। हमें अपने फर्ज के बारे में सोचना है, और हमें अपने नेताओं को याद दिलाना है कि उनकी जिम्मेदारी उनकी मौत या रेजिग्नेशन पर खत्म नहीं होती। कार्ल पॉपर, केनली, 12 जुलाई 1994। Part 1. Questions of Natural Science. Chapter 1. 1. The Logic and Evolution of Scientific Theory. प्राकृतिक विज्ञान के सवाल, विज्ञान की सोच और उसका बदलना। मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूं उसको मैं ऐसे कह सकता हूं, प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञान हमेशा सवाल से शुरू होते हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है जो हमें हैरान कर देता है, जैसे ग्रीक फिलोसोफर कहते थे। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए विज्ञान वही तरीका यूज करता है जो आम सोच यूज करती है, ट्राई करना और गलतियों से सीखना। थोड़ा और क्लियर बोलूं तो हम अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं, जो गलत है उनको हटा देते हैं। इस तरीके में हम बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं, एक के बाद एक सॉल्यूशन टेस्ट होता है, और जो गलत होता है उसे हटा दिया जाता है। असल में यही तरीका सबसे सही लगता है। ये वही तरीका है जो एक सिंपल जीव जैसे अमीबा, जो सिर्फ एक सेल का होता है, वो भी यूज करता है जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यहाँ हम कहते हैं कि अमीबा टेस्टिंग मूवमेंट्स करता है, मतलब वो अपनी तकलीफ दूर करने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई करता है। ज्यादा डेवलप्ड जीव ट्राई करके सीखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। हम बोल सकते हैं कि वो भी टेस्टिंग मूवमेंट्स करते हैं, सोच में भी। सीखने का मतलब है टेस्टिंग करना, एक के बाद एक, जब तक सही सॉल्यूशन नहीं मिलता। हम एनिमल्स के सही सॉल्यूशन को एक उम्मीद या थियरी बोल सकते हैं। उनका बिहेवियर दिखाता है कि उनको लगता है, शायद बिना सोचे या आदत से, कि जब दोबारा यही प्रॉब्लम आएगी तो वही टेस्टिंग मूवमेंट फिर से काम करेगी। एनिमल्स का और पौधों का बिहेवियर भी दिखाता है कि जीव कुछ नियम या रूल्स फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि उनके आसपास सब कुछ नियम से चलता है, और मुझे लगता है कि ये सोच ज़्यादातर उनके जीन्स में होती है, मतलब पहले से उनके अंदर होती है। अगर किसी एनिमल की सोच गलत साबित हो जाए तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तब वो नए तरीके ट्राई करता है, पुरानी गलत सोच की जगह नई सोच लाने की कोशिश करता है। अगर कोई डेवलप्ड एनिमल बार बार हर बार फेल हो जाता है तो वो टूट जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, मर जाता है। जो अभी तक मैंने सीखने के बारे में कहा है उसको मैं एक 3 स्टेज मॉडल में दिखाना चाहता हूँ। मॉडल के 3 पार्ट में, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ट्राई करना
और गलत सॉल्यूशंस को हटाना। तो हमारे मॉडल का पहला स्टेज है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ गड़बड़ होती है, या तो पहले से सोची हुई उम्मीद में या ट्रायल एंड एरर से सीखी हुई उम्मीद में। दूसरा स्टेज है सॉल्यूशन ट्राई करना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। तीसरा स्टेज है गलत सॉल्यूशंस को हटा देना। प्लूरलिज्म इस 3 स्टेज मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज प्रॉब्लम एक हो सकता है, पर दूसरा स्टेज सॉल्यूशन ट्राई करना एक नहीं होता, वो हमेशा ज्यादा होते हैं। एनिमल्स भी टेस्टिंग मूवमेंट्स मतलब अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं। एक तरीका होता तो उसको टेस्टिंग मूवमेंट कहना बेकार है। स्टेज 2 जो कि सॉल्यूशन ट्राई करना है, वो टेस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं और वो प्लूरल होते हैं। तीसरे स्टेज में उनका एलिमिनेशन होता है। स्टेज 3 एलिमिनेशन नेगेटिव होता है। एलिमिनेशन का मतलब है गलतियों को हटा देना। अगर कोई सॉल्यूशन गलत है और उसे हटा दिया तो प्रॉब्लम फिर भी वही रहती है और नए सॉल्यूशंस ट्राई करने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन काम कर जाता है तो क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। पहला, सही सॉल्यूशन सीख लिया जाता है। एनिमल्स के केस में इसका मतलब है जब वैसे ही प्रॉब्लम फिर आती है तो पहले वाले टेस्टिंग मूवमेंट्स चाहे गलत ही हो, वो फिर से क्विकली रिपीट होते हैं जब तक सही सॉल्यूशन मिल नहीं जाता। सीखने का मतलब है गलत सॉल्यूशंस धीरे धीरे साइड में हो जाते हैं। सिर्फ सही सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। ये एलिमिनेशन प्रोसेस है जो बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई करने पर ही डिपेंड करता है। हम बोल सकते हैं कि जीव ने नई उम्मीद सीख ली है। उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसे उसको लगता है कि टेस्टिंग मूवमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आखिर में वही लास्ट मूवमेंट जो एलिमिनेट नहीं होता वो सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे ही हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स की जो नई उम्मीद बनती है, उसका विज्ञान में मतलब है हाइपोथेसिस या थियरी बनाना। लेकिन इससे पहले कि मैं साइंटिफिक थियरी पर आऊं, मैं अपने 3 स्टेज मॉडल का एक और बायोलॉजिकल एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। मेरा 3 स्टेज मॉडल है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ट्राई करना और गलत सॉल्यूशंस को हटाना। ये डार्विन की इवोल्यूशन की थियरी पर भी फिट बैठता है। ये सिर्फ एक जीव के बदलने पर नहीं बल्कि पूरी स्पीसीज के बदलने पर भी लागू होता है। हमारे मॉडल की लैंग्वेज में अगर एनवायरनमेंट बदल जाए या जीव के अंदर कुछ बदल जाए तो प्रॉब्लम आती है। ये स्पीसीज के बदलने का सवाल है। मतलब स्पीसीज तभी बच पाएगी जब वो अपने जीन्स में बदलाव करके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। डार्विन के हिसाब से ये कैसे होता है? हमारे जीन्स ऐसे बने हैं कि उनमें बार बार बदलाव या म्यूटेशन होता है। डार्विनिज्म कहते हैं कि ये म्यूटेशंस हमारे मॉडल के स्टेज 2 यानी सॉल्यूशंस ट्राई करना है। ज्यादा म्यूटेशंस खतरनाक होते हैं। वो जिसका म्यूटेशन है उसके लिए जानलेवा होते हैं, पर इसी तरह से वो खत्म हो जाते हैं हमारे मॉडल के स्टेज 3 के हिसाब से। हमारे 3 स्टेज मॉडल में फिर से ये बताना ज़रूरी है कि स्टेज 2 सॉल्यूशंस ट्राई करना बहुत सारे होने चाहिए। अगर म्यूटेशंस कम होते तो उनके सॉल्यूशंस ट्राई करना जैसे माना ही नहीं जा सकता था।
हम मानते हैं कि जीन्स का सही से काम करने के लिए म्यूटेशंस का होना ज़रूरी है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ, जो है साइंस की थियरी या लॉजिक। मेरी पहली बात यह है कि साइंस एक बायोलॉजिकल चीज़ है। साइंस पहले से मौजूद नॉलेज से बनी है। ये आम सोच से आगे की चीज़ है, जो खुद एनिमल्स के नॉलेज से जुड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि हमारा 3 स्टेज मॉडल साइंस पर भी लागू होता है। मैंने पहले ही कहा था, ग्रीक फिलोसोफर्स भी मानते थे साइंस शुरू होती है सवाल से। ये ऐसी चीज़ से जो हमें हैरान कर दे, चाहे वो चीज़ आम ही क्यों न हो, पर साइंटिस्ट के लिए वो सवाल बन जाती है। मैं कहता हूँ कि साइंस में हर नई चीज़ इसी तरीके से समझ आती है कि उसका स्टार्ट पॉइंट एक प्रॉब्लम होता है या एक प्रॉब्लम वाली सॉल्यूशन होती है। मतलब जब हमारे पुराने नॉलेज में कोई नया सवाल आ जाए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी साइंस थियरी कहती थी और अब भी कहती है कि साइंस का स्टार्ट पॉइंट है हमारा देखना या सेंस से महसूस करना। पहले ये बात सही लगती है, लेकिन असल में ये गलत है। इसको आसानी से ये कहकर समझा सकते हैं, बिना प्रॉब्लम के कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूँ देखो ज़रा, तो आप कहेंगे हाँ, पर क्या देखूँ, क्या देखना है मुझे। मतलब आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे ऐसा कोई सवाल दो जिसे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करूं। और अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दे दूं, तो वो भी कुछ है पर काफ़ी नहीं है। जैसे मैं बोलूं अपनी घड़ी देखो, तो आप फिर भी नहीं समझ पाएंगे कि मुझे असल में क्या देखना है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूं, तो बात अलग हो जाएगी। शायद आपको सवाल में इंटरेस्ट ना हो, पर कम से कम आपको पता होगा कि आपको देखकर क्या ढूंढना है। जैसे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि चांद बढ़ रहा है या घट रहा है, या जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो किस शहर में छपी है। पुरानी थियरी ने गलत क्यों सोचा कि साइंस सेंस से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम से नहीं। इस मामले में पुरानी साइंस थियरी आम सोच पर डिपेंड थी। ये कहती है कि जो भी हम बाहर की दुनिया के बारे में जानते हैं वो सब हमारी सेंसेस से आता है। मैं आम सोच की इज्जत करता हूँ। मुझे लगता है अगर हम थोड़ा क्रिटिकल सोचें तो आम सोच हर प्रॉब्लम में सबसे अच्छा और भरोसेमंद एडवाइज़र है, पर यह हमेशा सही नहीं होती। और साइंटिफिक थियरी या नॉलेज के मामले में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए क्रिटिकल एटीट्यूड रखें। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी आँख, कान, नाक जैसे सेंस ऑर्गन्स हमें हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बताते हैं और ये काम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा ज्ञान सेंस से ही शुरू होता है। उल्टा सोचिए, इवोल्यूशनरी थियरी के हिसाब से हमारे सेंस ऑर्गन्स टूल्स हैं जो कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बने हैं। लगता है एनिमल्स और ह्यूमंस की आंखें इसीलिए बनी ताकि वो चीज़ें देख सके और खुद को चोट लगने से बचा सके। इवोल्यूशनरी थियरी से देखें तो हमारे सेंस ऑर्गन्स भी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन से बने हैं, जैसे माइक्रोस्कोप या बाइनोकुलर बनाए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि बायोलॉजी के हिसाब से प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन या सेंस से पहले आती है। ऑब्जर्वेशन या सेंस सिर्फ सॉल्यूशंस ट्राई करने में हेल्प करते हैं,
और गलत सॉल्यूशंस को एलिमिनेट करने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। मेरा 3 स्टेज मॉडल साइंस के लॉजिक या मेथड पर भी फिट बैठता है। साइंस का स्टार्ट पॉइंट हमेशा प्रॉब्लम या प्रॉब्लम वाली सॉल्यूशन होती है। फिर सॉल्यूशंस ट्राई किए जाते हैं। ये हमेशा थियरीज होती हैं और थियरीज अक्सर गलत निकलती हैं। ये हाइपोथेसिस या गेस होती हैं। साइंस में भी हम गलतियों को हटाकर अपनी गलत थियरीज को हटाकर सीखते हैं। हमारे 3 स्टेज मॉडल का यूज साइंस को समझने में भी हो सकता है। प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस ट्राई करना, गलतियों को हटाना। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, ह्यूमन साइंस में खास बात क्या है? अमीबा और बड़े साइंटिस्ट जैसे न्यूटन या आइंस्टीन में क्या फ़र्क है? इसका जवाब है कि साइंस की सबसे खास बात है क्रिटिकल मेथड का इस्तेमाल, वो भी जानबूझकर। हमारे मॉडल के स्टेज 3 में गलतियां हटाने वाली स्टेज में हम सोच समझकर क्रिटिकल तरीके से काम करते हैं। सिर्फ क्रिटिकल मेथड ही एक्सप्लेन कर सकता है कि साइंस इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई, साइंस का प्रोग्रेस इतना तेज कैसे हुआ। साइंस से पहले जितना भी ज्ञान था, चाहे एनिमल का हो या इंसान का, वो सब डॉगमेटिक था। और साइंस तब शुरू हुई जब नॉन डॉगमेटिक क्रिटिकल मेथड इन्वेंट हुई। वैसे भी क्रिटिकल मेथड तभी हो सकती है जब हमारे पास ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें हम अपनी सोच को, अपनी क्रिटिकल बात को बयां कर सकें। शायद लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिकल मेथड का असली मतलब है कि हम अपने सॉल्यूशंस, अपनी थियरीज, अपनी सोच को लैंग्वेज में रख सकें, ताकि दूसरे लोग भी उसको क्रिटिकल तरीके से चेक कर सकें। यहाँ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सोच जो सिर्फ अंदर ही अंदर है, सिर्फ मेरी है, वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन वही सोच जब बोलकर या लिखकर सामने लाई जाती है तो वो सबके डिस्कशन के लिए तैयार हो जाती है। मेरी बात ये है कि मेरा अंदर ही अंदर सोचना आज बारिश होगी और उसी बात को बोलकर कहना आज बारिश होगी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे एक खाई के ऊपर से कूदना। पहले लगता है कि बोलने का मतलब कुछ खास नहीं बदला, लेकिन जब मैं अपनी बात बोल देता हूँ तो वो सोच जो पहले सिर्फ मेरी थी अब सबके सामने है। अब कोई भी उस पर बात कर सकता है। ये फर्क मेरे लिए भी बहुत बड़ा है। जब मैं प्रेडिक्शन बोल देता हूँ तो वो मुझसे अलग हो जाती है। अब वो मेरी फीलिंग्स, मेरी उम्मीद या डर पर डिपेंड नहीं करती। अब वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। दूसरे लोग भी उस प्रेडिक्शन को टेस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं या गलत साबित कर सकते हैं। लोग उसके हक में या उसके खिलाफ बोल सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि नॉलेज शब्द के 2 मतलब होते हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। अक्सर नॉलेज को हम एक ऐसी स्टेट मानते हैं जो सिर्फ दिमाग में होती है, जैसे मैं जानता हूँ। इसका मतलब होता है कि मुझे यकीन है और उसका कुछ रीज़न भी है। साइंस की पुरानी थियरी पे सब्जेक्टिव मीनिंग का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन असल में साइंस के लिए ये सब्जेक्टिव मीनिंग बेकार है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज वही है जो लैंग्वेज में बोलकर या लिखकर रखी जा सके, हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम्स की फॉर्म में, न कि सिर्फ दिमाग के अंदर की उम्मीद या सोच हो। साइंस इंसान के दिमाग का बना हुआ है, लेकिन यह बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्टिव है जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग होती है।
जब हम कहते हैं कि कोई बात बोलकर सोची गई है तो ये सही है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान कम है। ये इसलिए है क्योंकि थॉट शब्द में कंफ्यूजन है। फिलोसोफर्स बर्नार्ड बुल्ज़ैनो और फ्रीगे ने यह बात अलग से समझाई है कि हमें सोचने की प्रोसेस और सोच के ऑब्जेक्टिव या लॉजिकल मतलब को अलग समझना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ मोहम्मद की सोच बुद्ध से अलग है, तो मैं उनके सोचने के तरीके की नहीं बल्कि उनकी टीचिंग्स या थियरीज की लॉजिकल बात कर रहा हूँ। सोचने की प्रोसेस में आपस में लिंक हो सकता है। जैसे मैं कहूँ स्पिनोजा की थियरी पर डेकार्ट की थियरी का असर हुआ, तो मैं दो लोगों के बीच रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब स्पिनोजा की सोचने की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। पर अगर मैं कहूँ स्पिनोजा की थियरी कई इंपॉर्टेंट जगह डेकार्ट की थियरी से उल्टी है, तो मैं उनकी लॉजिकल बात कर रहा हूँ, उनकी सोचने की प्रोसेस की नहीं। स्टेटमेंट्स का लॉजिकल मतलब वही चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ जब मैं ह्यूमन स्पीच की ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता हूँ। और जब मैं कहता हूँ कि सिर्फ बोली गई सोच को ही क्रिटिसाइज किया जा सकता है, तो मेरा मतलब है कि सिर्फ किसी बात के लॉजिकल मतलब को, सोचने की प्रोसेस को नहीं डिस्कस किया जा सकता। अब मैं अपना 3 स्टेज मॉडल याद दिलाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ट्राई करना और गलतियों को हटाना। और मैंने कहा कि ये स्कीमा नया ज्ञान पाने का अमीबा से लेकर आइंस्टीन तक सब पे लागू होता है। फर्क क्या है, ये सवाल साइंस की थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा फर्क आता है स्टेज 3 में, जब गलत सॉल्यूशंस हटाए जाते हैं। जब साइंस नहीं थी तब नॉलेज का बदलना ऐसे होता था कि एलिमिनेशन हम पर होता था। इन्वायरमेंट हमारे सॉल्यूशंस हटा देता था। हम खुद कुछ नहीं करते थे, बस बर्दाश्त करते थे। अगर इन्वायरमेंट ने हमारे सॉल्यूशंस को बहुत ज़्यादा बार हटा दिया या कोई इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन हटा दिया, तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, हम भी ख़त्म हो जाते थे। डार्विनियन सिलेक्शन में ये साफ दिखाई देता है। साइंस की नई बात यह है कि अब हम खुद एलिमिनेशन में इंटरेस्टेड हैं, हम खुद इसमें शामिल हैं। जो सॉल्यूशन ट्राई किए जाते हैं वो अब ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अब हम अपने सॉल्यूशन से पर्सनली जुड़े हुए नहीं होते, चाहे हमें अपना 3 स्टेज मॉडल का पता हो या न हो। साइंस की बात यह है कि हम खुद चाहते हैं कि अपने गलत सॉल्यूशंस को हटा दें। हम उनको क्रिटिसिज्म के लिए खोल देते हैं, और ये क्रिटिसिज्म हर तरीके से होता है जो हम कर सकते हैं। जैसे हम इंतज़ार नहीं करते कि इन्वायरमेंट हमारी थियरी को गलत साबित करे, बल्कि खुद इन्वायरमेंट को ऐसा कर देते हैं कि हमारी थियरी को सबसे टफ टेस्ट मिले। हम अपने थियरीज को टेस्ट करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि वो सबसे सख्त टेस्ट से गुजरे। हम सब कुछ करते हैं कि अपनी थियरी को हटा सकें, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि जो थियरी गलत है वो पहले ही समझ में आ जाए। अमीबा और आइंस्टीन में असल फ़र्क क्या है, इसका जवाब ये है कि अमीबा गलत होने से बचता है। उसकी सोच उसका ही हिस्सा है। और जो लोग या प्राणी साइंटिफिक नहीं होते, वो जब गलत साबित हो जाते हैं तो वो खुद भी ख़त्म हो जाते हैं। पर आइंस्टीन ने अपनी हाइपोथेसिस को ऑब्जेक्ट बना दिया। हाइपोथेसिस उनके बाहर है, और साइंटिस्ट अपनी हाइपोथेसिस को क्रिटिसिज्म से ख़त्म कर सकते हैं,
बिना खुद खत्म हुए। साइंस में हम अपनी हाइपोथेसिस को हमारे लिए मरने देते हैं। अब मैं अपने खुद के हाइपोथेसिस पर आ गया हूँ, वो थियरी जो पुरानी साइंस थियरी के फॉलोअर्स ने अजीब माना है। मेरा मेन पॉइंट यह है कि साइंस और पुरानी अप्रोच में असली फर्क है अटेम्प्टेड फॉल्सिफिकेशन का तरीका। हर सॉल्यूशन, हर थियरी को हम जितना हो सके उतना सख्त टेस्ट करते हैं। सख्त टेस्ट का मतलब है हम उसकी कमजोरी ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। हम थियरी को टेस्ट करते हैं, मतलब उसके गलत होने की जगह ढूंढते हैं। थियरी टेस्ट करने का मतलब है उस थियरी को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करना। यह जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट अपनी थियरी को गलत साबित करके हमेशा खुश हों। साइंटिस्ट ने थियरी को सॉल्यूशन की तरह सामने रखा, मतलब उसको लगा कि वो टफ टेस्ट झेल पाएगी। कई साइंटिस्ट जो अपनी ही थियरी को गलत साबित कर लेते हैं, उन्हें अंदर से काफी बुरा लगता है। अक्सर थियरी को गलत साबित करना साइंटिस्ट का अपना पर्सनल गोल नहीं होता, और कई बार असली साइंटिस्ट अपनी थियरी को गलत होने से बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिस पर उसने बहुत उम्मीद लगा रखी होती है। यह साइंटिफिक थियरी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिना इसके हम असली गलती और झूठी गलती में फर्क कैसे करेंगे। साइंस में हमें हमेशा दो पार्टी चाहिए, एक थियरी के सपोर्ट में, एक उसके खिलाफ। जब कोई थियरी सीरियसली टेस्ट हो रही है तो हमें रेशनल साइंटिफिक डिस्कशन चाहिए, और डिस्कशन हमेशा एक सिंपल रिजल्ट तक नहीं पहुंचती। वैसे भी क्रिटिकल अप्रोच ही वो नई बात है जो साइंस को साइंस बनाती है, और ये सबसे ज़्यादा होती है जब थियरीज को सबके सामने लैंग्वेज में ओपन तरीके से रखा जाता है। इससे अक्सर लोग अलग अलग साइड ले लेते हैं और फिर क्रिटिकल डिस्कशन शुरू होती हैं। बहुत बार डिबेट कई साल तक चलता है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर के बीच हुआ था, और हमें कोई गारंटी नहीं कि हर साइंटिफिक डिस्कशन सॉल्व ही हो जाए। कोई भी चीज़ साइंटिफिक प्रोग्रेस की गारंटी नहीं दे सकती। मेरा मेन पॉइंट ये है कि साइंस की असली नई बात जो उसे पुरानी अप्रोच से अलग बनाती है, वो है कि साइंस अपने सॉल्यूशंस के साथ क्रिटिकल एटीट्यूड रखती है। वो खुद अपनी गलतियां ढूंढने में एक्टिव रहती है, क्रिटिसिज्म और गलत साबित करने की कोशिश में लगातार काम करती है। दूसरी तरफ थियरी को गलत होने से बचाने की कोशिश भी एक तरीके से काम आती है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा डॉगमेटिक एटीट्यूड असल में पुरानी सोच की पहचान है, जबकि क्रिटिकल अप्रोच, जिसमें हम जानबूझकर थियरी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, वही असली साइंस है और साइंटिफिक मेथड का बेस है। भले ही साइड्स लेना साइंटिफिक मेथड का एक हिस्सा है, मुझे लगता है कि हर साइंटिस्ट को ये समझना ज़रूरी है कि थियरी को गलत साबित करने की कोशिश का क्या असली मायने है, और कभी कभी थियरी को गलत साबित करना ही सक्सेस है। साइंस का मेथड इकट्ठा नहीं होता जैसे बेकन या जेन्स ने सोचा था। असल में ये रिवॉल्यूशनरी है। साइंस की प्रोग्रेस तब होती है जब पुराने थियरी की जगह नई थियरी आ जाती है। नई थियरी को वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए जो पुरानी थियरी करती थी, या कम से कम उतना ही अच्छा सॉल्व करने आने चाहिए।
जैसे आइंस्टीन की थियरी ने प्लैनेट्स की मूवमेंट और बड़ी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को कम से कम उतना ही अच्छा सॉल्व किया, या शायद न्यूटन से भी बेहतर। लेकिन नई थियरी नए अजम्पशन से शुरू होती है और अपने रिजल्ट में पुरानी थियरी को सीधा कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन ही एक्सपेरिमेंट को पॉसिबल बनाता है, ताकि हम दोनों थियरी को अलग कर सकें, या कम से कम एक थियरी को गलत साबित कर सकें। एक्सपेरिमेंट से लग सकता है कि जो थियरी बची है वो बेस्ट है, पर इससे ये प्रूव नहीं होता कि वो बिल्कुल सच है, और हो सकता है कि वो थियरी भी जल्दी किसी और थियरी से पीछे हो जाए। जब साइंटिस्ट ये समझ लेता है कि चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, तो वो खुद अपनी फेवरेट थियरी को क्रिटिकल नज़र से देखता है। वो खुद चाहेगा कि अपने थियरी को टेस्ट करे, और ज़रूरत पड़े तो खुद ही उसे गलत साबित कर दे, बजाय कि कोई और क्रिटिक करे। एक एग्जाम्पल जिस पर मैं गर्व करता हूँ, मेरा पुराना दोस्त और ब्रेन साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर सर जॉन एक्लिस का है। मैं पहली बार जॉन एक्लिस से मिला था जब मैंने न्यूजीलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में लेक्चर्स दिए थे। बहुत साल तक वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि नर्व सिग्नल कैसे एक नर्व सेल से दूसरे सेल तक जाता है, जिसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। कैम्ब्रिज के आसपास सर हेनरी डेल की टीम ने आइडिया दिया था कि एक केमिकल ट्रांसमीटर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स सिनेप्स के क्रॉस जाते हैं, जो दो नर्व सेल को अलग करता है और इस तरह एक सेल से दूसरे तक सिग्नल भेजते हैं। लेकिन एक्लिस के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, उनके हिसाब से इतना जल्दी कि केमिकल ट्रांसमीटर का होना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने एक नई थियरी बनाई कि नर्व सिग्नल्स और इनहिबिशन सिर्फ इलेक्ट्रिकल तरीके से होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक्लिस अपनी बात खुद कहें। 1945 तक मैं ये मानता था कि साइंस में रिसर्च का तरीका ये है, सबसे पहले हाइपोथेसिस यानी अंदाजे बनाने से पहले बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये साइंस का इंडक्टिव तरीका है, जैसे बेकन और मिल ने बताया था। आज भी ज़्यादा साइंटिस्ट और फिलोसोफर यही मानते हैं कि यही असल साइंटिफिक मेथड है। दूसरा, साइंटिस्ट की अच्छाई इस बात से देखी जाती है कि उसकी बनाई हाइपोथेसिस कितनी सही निकली, जो आगे चल के और भी डेटा के साथ बेटर हो सकती है। लेकिन उम्मीद यही होती है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए आगे की सोच के लिए। साइंटिस्ट अक्सर सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करते हैं और हाइपोथेसिस को सिर्फ एक वर्किंग आइडिया समझते हैं। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस नई डेटा की वजह से गलत हो जाए और उसे पूरा ही छोड़ना पड़े, तो ये एक बहुत बड़ी बदनसीबी और फेल होने की निशानी मानी जाती है। यही मेरी प्रॉब्लम थी। मैं बहुत समय तक एक ऐसी हाइपोथेसिस को पकड़ के बैठा रहा जो मुझे लगने लगा कि गलत हो सकती है, और इस वजह से मैं बहुत उदास हो गया था। मैं सिनेप्सिस पर एक कंट्रोवर्सी में फंसा था। मुझे उस टाइम लगता था कि नर्व सेल्स के बीच जो ट्रांसमिशन होता है वो मोस्टली इलेक्ट्रिकल है। मैं मानता था कि स्लो और लेट रिएक्शन केमिकल होता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि फास्ट ट्रांसमिशन सिर्फ इलेक्ट्रिकल है। तो मैंने पॉपर से ये सीखा कि अगर अपनी हाइपोथेसिस गलत हो जाए तो ये साइंस के लिए शर्म की बात नहीं है। ये मेरे लिए सबसे अच्छी खबर थी जो मुझे बहुत समय बाद मिली। पॉपर ने मुझे ये मानने पर मजबूर किया कि मैं अपनी
इलेक्ट्रिकल हाइपोथेसिस को इतना क्लियर और स्ट्रांग तरीके से लिखूं कि वो गलत साबित की जा सके, और वही हुआ भी। कुछ साल बाद जब 1951 में मैंने और मेरे दोस्तों ने मोटर न्यूरॉन्स पर सेल के अंदर रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, पॉपर के सिखाए ज्ञान की वजह से मैं अपनी प्यारी थियरी के ख़त्म होने पर भी खुश हो गया, जो मैंने लगभग 20 साल तक संभाली थी। और तुरंत ही मैं डेल और लोवी की केमिकल ट्रांसमिशन थियरी को सपोर्ट करने लगा। मैंने पॉपर की साइंटिफिक मेथड की टीचिंग की असली पावर महसूस की। एक अजीब बात यह है कि मैं अपनी इलेक्ट्रिकल हाइपोथेसिस को पूरी तरह छोड़ने में जल्दी कर गया। जितने भी सिनेप्स में स्टडी कर रहे थे वो सब केमिकल निकले, लेकिन अब पता चला है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी होते हैं, और मेरे सिनेप्स वाले बुक इक्लेस 1964 में 2 चैप्टर सिर्फ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन पर हैं, दोनों एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। यहाँ ये देखने लायक है कि एक्लिस और डेल दोनों ने अपनी पाथ ब्रेकिंग थियरी में गलती की थी। दोनों सोचते थे कि उनकी थियरी हर सिनेप्स पर फिट बैठती है। डेल की थियरी उन सिनेप्स पर सही थी जिन पर दोनों काम कर रहे थे, लेकिन ये थियरी भी पूरे जनरल कॉज में सही नहीं थी, जैसे एक्लिस की थियरी। डेल के फॉलोअर्स ने कभी ये नहीं माना। वो अपनी जीत पर इतने खुश थे कि समझ ही नहीं पाए कि दोनों साइड एक ही गलती कर रहे थे, बिना सब डेटा के जल्दी जनरलाइज कर देना, जो कि कभी प्रैक्टिकल नहीं है। अपनी नोबेल प्राइज वाली बायोग्राफी में भी एक्लिस लिखते हैं, अब मैं खुश भी हो सकता हूँ जब मेरी प्यारी हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए, क्योंकि ये भी एक साइंटिफिक सक्सेस है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा फॉल्सिफिकेशन से कई नई चीज़ें सीखते हैं। हम सिर्फ ये नहीं जानते कि थियरी गलत थी, हम ये भी जानते हैं कि वो गलत क्यों थी। सबसे बड़ी बात, हमें एक नई और क्लियर प्रॉब्लम मिल जाती है, और एक नया सवाल ही साइंस में नए डेवलपमेंट का असली स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना 3 स्टेज मॉडल इतनी बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये इसलिए किया है ताकि आपको एक मिलती जुलती 4 स्टेज मॉडल के लिए रेडी कर सकूं, जो साइंस और उसके बदलने का असली तरीका दिखाता है। 4 स्टेज मॉडल हमारे 3 स्टेज मॉडल से निकलता है: प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ट्राई करना, एलिमिनेशन। क्योंकि हम बस पहले स्टेज को पुराना प्रॉब्लम बोलते हैं और चौथे स्टेज को नया प्रॉब्लम्स। अगर हम सॉल्यूशन ट्राई करने को टेंटेटिव थियरी से रिप्लेस कर दें और एलिमिनेशन को क्रिटिकल डिस्कशन के थ्रू एलिमिनेशन से रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाता है साइंस का 4 स्टेज मॉडल। तो ये कुछ ऐसा दिखता है: पुराना प्रॉब्लम, फिर टेंटेटिव थियरीज बनाना, फिर क्रिटिकल डिस्कशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू एलिमिनेशन की कोशिश, और चौथा नए प्रॉब्लम्स जो थियरी की डिस्कशन से निकलते हैं। मेरा 4 स्टेज मॉडल कई इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट्स को समझा सकता है। प्रॉब्लम पर बात करें। साइंस से पहले वाले और साइंस वाले प्रॉब्लम्स शुरू में प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन 4 स्टेज साइकिल के बाद वो जल्दी ही कम से कम आधे तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स थियरीज की क्रिटिसिज्म से निकलती हैं। ये प्रॉब्लम्स थियरी के अंदर के ही होते हैं। ये बात हेसियोड की कॉस्मोगनी के प्रॉब्लम्स पर भी सही है, और ग्रीक प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स के प्रॉब्लम्स पर तो और भी ज़्यादा। और आज की मॉडर्न साइंस के प्रॉब्लम्स पर भी यही होता है। प्रॉब्लम्स खुद थियरी की ही देन है,
या उन दिक्कत की जो क्रिटिकल डिस्कशन थियरी में दिखता है। ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स असल में एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेटरी थियरीज का सवाल होता है। थियरीज के टेंटेटिव जवाब असल में एक्सप्लेनेशन से होते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम प्रेडिक्शन वाले प्रॉब्लम्स को भी डाल सकते हैं, लेकिन प्योर साइंस के नज़रिए से प्रेडिक्शंस स्टेज 3 में आती हैं, मतलब क्रिटिकल डिस्कशन और चेकिंग के स्टेज पर। ये इसलिए इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल दुनिया में हमें ये चेक करने का मौका देती है कि हमारी थियरी या एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। हमारे 4 स्टेज मॉडल से ये भी दिखता है कि साइंस में हम बीच में एक साइकिल की ओल्ड प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और फिर नए प्रॉब्लम्स मिलते हैं जो नेक्स्ट साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाते हैं। क्योंकि मॉडल पीरियोडिक है, हम किसी भी स्टेज से शुरू कर सकते हैं। हम थियरी से भी शुरू कर सकते हैं, यानी स्टेज 2 से। मतलब साइंटिस्ट पुराने थियरी से शुरू करते हैं, उसको क्रिटिकली डिस्कस और एलिमिनेट करते हैं। फिर जो प्रॉब्लम्स बची हैं उनको सॉल्व करने के लिए नई थियरीज बनाते हैं। मॉडल की साइकिल की वजह से ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। इस मॉडल की एक और अच्छी बात है कि हम साइंस का गोल ये भी बोल सकते हैं कि सेटिस्फैक्टरी थियरी बनानी है। पर जब हम ये सोचते हैं कि थियरी कब सेटिस्फैक्टरी होगी, तो हम फिर से प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही होता है कि थियरी प्रॉब्लम सॉल्व करे और एक्सप्लेनेशन दे जो प्रॉब्लम की असली दिक्कत है। आखिर में हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट एलिमिनेशन भी रख सकते हैं, मतलब पुरानी थियरीज का ख़त्म होना। साइंस अक्सर तब शुरू होती है जब एक थियरी गिर जाती है। जब थियरी हटा दी जाती है तो नई प्रॉब्लम आती है कि अब बेहतर थियरी कौन सी हो सकती है। मुझे पर्सनली प्रॉब्लम को स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पसंद है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मॉडल का साइक्लिकल कैरेक्टर ये पॉसिबल बनाता है कि किसी भी स्टेज को नई डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। 4 स्टेज मॉडल की सबसे खास बात उसका डायनामिक होना है। हर स्टेज के अंदर ही एक लॉजिकल फोर्स होती है जो अगले स्टेज तक ले जाती है। साइंस इस मॉडल में हमेशा ग्रो करती है। साइंस कभी कंप्लीट नहीं होती। इसका कोई पॉइंट नहीं आता जब साइंस अपना फाइनल गोल पूरा कर लेती हो। एक और वजह है जिससे मुझे प्रॉब्लम को स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पसंद है। पुराने प्रॉब्लम और नई प्रॉब्लम के बीच का गैप मुझे ज़्यादा बड़ी साइंटिफिक प्रोग्रेस लगती है। कंपेयर करें पुरानी थियरी और एक नई थियरी के बीच के गैप को। एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूटन और आइंस्टीन की ग्रेविटेशन थियरी का। दोनों थियरी के बीच का डिफरेंस बहुत है, लेकिन न्यूटोनियन थियरी को आइंस्टीनियन लैंग्वेज में टेंसर कैलकुलस में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर ऐसा करें जैसे प्रोफेसर पीटर हेवस ने किया, तो ये पता चलता है कि दोनों थियरी का फ़र्क सिर्फ ग्रेविटी के सिग्नल की स्पीड में है, यानी लाइट की स्पीड c। मतलब हवस ने आइंस्टीनियन थियरी को ऐसे लिखा है कि अगर हम फाइनाइट स्पीड c को इनफाइनाइट स्पीड से रिप्लेस कर दें तो वो न्यूटोनियन थियरी के बराबर हो जाती है। इसलिए ये सोचना गलत होगा कि प्रोग्रेस सिर्फ ग्रेविटी के सिग्नल की फाइनाइट स्पीड में ही है। मैं मानता हूँ कि प्रोग्रेस और साइंस के आगे बढ़ने का असली डायनामिक कैरेक्टर तब ज़्यादा क्लियर दिखता है जब हम न्यूटन की थियरी के क्रिटिक्स
जैसे अर्नस्ट मैक के ढूंढे प्रॉब्लम्स को आइंस्टीन की थियरी के क्रिटिक्स मोस्टली आइंस्टीन खुद के ढूंढे प्रॉब्लम से कंपेयर करते हैं। जब हम पुराने प्रॉब्लम्स को नए प्रॉब्लम से कंपेयर करते हैं तभी असली फर्क और प्रोग्रेस दिखता है। असल में सिर्फ एक पुराना प्रॉब्लम अभी भी अनसॉल्व्ड है, जो है मैक प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब है कि हमें सोचना चाहिए कि भारी चीज़ों का इनर्शिया दूर तक के कॉस्मिक मास की वजह से होता है। आइंस्टीन को ये बात बहुत खराब लगी कि उनकी थियरी इसको पूरा नहीं समझा पाई। उनकी ग्रेविटी थियरी ने इनर्शिया को ग्रेविटेशन का रिजल्ट बना दिया, पर जब हम आइंस्टीन की ग्रेविटी थियरी से मासेस हटा देते हैं तो वो थियरी सिर्फ स्पेशल रिलेटिविटी बन जाती है और इनर्शिया फिर भी रहती है बिना किसी मास के इफेक्ट के। आइंस्टीन ने खुद ही अपनी थियरी की बड़ी कमी मानी थी और मैक प्रिंसिपल को ग्रेविटी थियरी में फिट करने की प्रॉब्लम पिछले 50 साल से हर साइंटिस्ट को परेशान कर रही है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारे 4 स्टेज मॉडल का स्टार्ट प्रॉब्लम से ही होना चाहिए। वैसे भी ये मॉडल ये दिखाता है कि साइंस के डायनेमिक डेवलपमेंट में क्या नया है। पुरानी साइंस से कंपेयर करें तो मतलब हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थियरीज को हटाने के प्रोसेस में लैंग्वेज, लिखने और क्रिटिकल डिस्कशन के इन्वेंशन के थ्रू। मेरा मेन पॉइंट यही है कि साइंस क्रिटिकल डिस्कशन के इन्वेंशन से ही आई है। एम्पिरिकल साइंटिफिक थियरीज दूसरी थियरी से कैसे अलग होती हैं, ये मेरा मेन पॉइंट है। ये खुद एक एम्पिरिकल साइंस का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक थ्योरेटिकल साइंस का प्रॉब्लम है। ये साइंस के लॉजिक या फिलॉसफी का प्रॉब्लम है। इसका जवाब जो मेरी मेन बात से निकलता है ये है, एम्पिरिकल साइंस की थियरी दूसरी थियरी से इसलिए अलग है क्योंकि इसे पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से गलत साबित किया जा सकता है। मतलब ऐसे रिजल्ट्स सोचे जा सकते हैं जो थियरी को गलत साबित कर दें अगर वो सच हो जाए तो। मैंने एम्पिरिकल और दूसरी थियरीज को अलग करने की प्रॉब्लम को डिमार्केशन प्रॉब्लम बोला है और इसके सॉल्यूशन को क्राइटेरियन ऑफ डिमार्केशन कहा है। फॉल्सिफाइबिलिटी क्राइटेरियन को हम कई थियरीज पर लगा सकते हैं, जैसे ये थियरी कि वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स से बचाता है, ये फॉल्सिफिकेशन है। अगर कोई फुल्ली वैक्सीनेटेड आदमी फिर भी स्मॉल पॉक्स का शिकार हो जाए तो ये थियरी गलत हो जाती है। ये एग्जाम्पल ये भी दिखाता है कि फॉल्सिफाइबिलिटी क्राइटेरियन के अपने प्रॉब्लम्स हैं। अगर 1 लाख में से एक वैक्सीनेटेड आदमी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो हम थियरी को तुरंत गलत नहीं कहेंगे। हम ये मानेंगे कि या तो वैक्सीन ही खराब थी या वैक्सीनेशन सही नहीं हुआ, और ऐसे एक्सक्यूज हर टाइम दिया जा सकता है। जब भी हमारे सामने फॉल्सिफिकेशन आता है हम कुछ न कुछ बोल के बच निकलते हैं। हम एक एक्स्ट्रा हाइपोथेसिस बना लेते हैं और फॉल्सिफिकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। हम अपने थियरी को हर फॉल्सिफिकेशन से इम्यूनाइज कर सकते हैं। ये शब्द प्रोफेसर हांस एल्बर्ट का है। इसलिए हमेशा फॉल्सिफाइबिलिटी क्राइटेरियन लगाना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका अपना वैल्यू है। ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन वाली थियरी पर लगाया जा सकता है, चाहे कभी कभी काम मुश्किल हो। अगर वैक्सीनेटेड और
अनवैक्सीनेटेड लोगों में स्मॉल पॉक्स आने का परसेंटेज बराबर हो जाता है या वैक्सीनेटेड में ज़्यादा हो जाता है, तो सब साइंटिस्ट वैक्सीन प्रोटेक्शन वाली थियरी को छोड़ देंगे। अब इस केस को कंपेयर करिए एक ऐसी थियरी से जो मेरे हिसाब से फॉल्सिफाइबल नहीं है, जैसे फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थियरी। यह थियरी तभी टेस्ट हो सकती है जब हम कोई ऐसा ह्यूमन बिहेवियर डिस्क्राइब कर सकें जो थियरी से उल्टा हो। ऐसी बिहेवियर की थियरीज हैं जो फॉल्सिफाइबल हैं, जैसे ये थियरी कि एक आदमी जो हमेशा ईमानदार रहा, पैसा भी सेफ है, वो बुढ़ापे में अचानक चोर नहीं बनेगा। ये थियरी तो पक्का फॉल्सिफाइबल है और मुझे लगता है कभी न कभी ऐसे केस मिल भी जाते हैं। तो ये थियरी जैसे ऊपर लिखी है गलत ही है। लेकिन इस थियरी के अपोजिट ऐसा कोई भी ह्यूमन बिहेवियर सोचना मुश्किल है जो साइको एनालिसिस को गलत साबित कर सके। अगर एक आदमी अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे की जान बचाता है या फिर वो अपने पुराने दोस्त की जान लेने की धमकी देता है, चाहे हम जितने भी अजीब ह्यूमन बिहेवियर सोच लें, साइको एनालिसिस के खिलाफ नहीं जाता। साइको एनालिसिस हर तरह के अजीब से अजीब बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकता है, इसलिए ये थियरी साइंटिफिक तरीके से गलत साबित नहीं की जा सकती, ये टेस्ट भी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉइड ने सही बातें नहीं बताई, मैं कह रहा हूँ कि उनकी थियरी एम्पिरिकल साइंस नहीं है, वो पूरी तरह से अनटेस्टेबल है। ये बात उन थियरी से अलग है जैसे हमारी वैक्सीनेशन वाली एग्जाम्पल, जो सबसे ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की थियरीज। आइंस्टीन की ग्रेविटी थियरी के बाद हमारे पास वजह है ये मानने की न्यूटन की मैकेनिक्स गलत है, भले ही वो एक बहुत अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है। वैसे भी न्यूटन और आइंस्टीन दोनों की थियरीज फॉल्सिफाइबल हैं, लेकिन हमेशा पॉसिबल है कि हम इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी से थियरी को बचाने की कोशिश करें। पर जहाँ कोई भी ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉइड की साइको एनालिसिस को गलत नहीं कर सकता, वहीं अगर मेरा टेबल चलना शुरू कर दे तो न्यूटन की थियरी गलत हो जाएगी। अगर मेरे टेबल पर रखा कप अचानक डांस करने लगे, घूमने लगे और उल्टी सीधी मूव करे और चाय भी नहीं गिरे, तो यह न्यूटन की थियरी का उल्टा हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि मैकेनिक्स कई इमेजिनेबल चीज़ों के अगेंस्ट खड़ी है, जबकि साइको एनालिसिस कोई भी इमेजिनेबल ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट नहीं जाता। आइंस्टीन की ग्रेविटी थियरी खुद भी न्यूटन की मैकेनिक्स के किसी भी वायोलेशन से इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स आइंस्टीनियन मैकेनिक्स का बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है। लेकिन आइंस्टीन ने ऐसे स्पेशल केसेस भी ढूंढे जो अगर मिल जाते तो उनकी थियरीज को गलत कर सकते थे, पर न्यूटन की थियरी को नहीं। आइंस्टीन ने लिखा था फॉर एग्जाम्पल कि अगर सीरियस और दूसरे वाइट ड्वार्फ्स के सैटेलाइट्स में उनके प्रेडिक्ट किए गए रेड शिफ्ट नहीं मिलते तो वो अपनी थियरी को गलत मान लेते। ये भी इंटरेस्टिंग है कि आइंस्टीन खुद अपनी ग्रेविटी थियरी पर बहुत क्रिटिकल थे, जबकि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने खुद सजेस्ट किए उनकी थियरी के अगेंस्ट नहीं गए। उन्होंने थियरी को कभी भी फुल्ली सेटिस्फैक्टरी नहीं माना, थ्योरेटिकल रीजंस की वजह से।
उन्हें ये पता था कि उनकी थियरी, जैसे हर नेचुरल साइंस की थियरी, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इसलिए हाइपोथेसिस है। लेकिन वो इससे भी आगे गए। उन्होंने बताया कि उनकी अपनी थियरी क्यों इनकम्प्लीट है और उनके खुद के रिसर्च के लिए क्यों काफ़ी नहीं है। और उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि एक अच्छी थियरी को क्या क्या पूरा करना चाहिए। पर जो बात आइंस्टीन ने अपनी ओरिजिनल ग्रेविटी थियरी के लिए कही वो ये थी कि ये थियरी उस थियरी से ज़्यादा बेहतर है जिसको ढूंढा जा रहा है। न्यूटन की ग्रेविटी थियरी से बेटर अप्रॉक्सीमेशन है, इसलिए सच के ज़्यादा करीब है। अप्रॉक्सीमेशन टू द ट्रूथ का आइडिया मेरे हिसाब से साइंस थियरी की सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से है। ये इसी बात से जुड़ा है कि जैसे हमने देखा, साइंस में कंपीटिंग थियरीज का क्रिटिकल डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पर यह क्रिटिकल डिस्कशन कुछ वैल्यूज से चलता है। इसको एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल चाहिए, या कांट के शब्दों में एक रेगुलेटिव आइडिया। इन रेगुलेटिव आइडियाज में जो क्रिटिकल डिस्कशन को चलाते हैं, तीन सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला, सच्चाई का आइडिया। दूसरा, थियरी के लॉजिकल और एम्पिरिकल कंटेंट का आइडिया। तीसरा, थियरी के ट्रुथ कंटेंट का और सच के करीब होने का आइडिया। सच्चाई का आइडिया क्रिटिकल डिस्कशन को गाइड करता है। ये इस बात से दिखता है कि हम थियरीज को क्रिटिकल तरीके से इसलिए डिस्कस करते हैं कि गलत थियरीज को हटा सकें। ये दिखाता है कि हम सच्ची थियरीज ढूंढ रहे हैं। दूसरा रेगुलेटिव आइडिया, थियरी के कंटेंट का आइडिया, ये सिखाता है कि हमें उन थियरीज को ढूंढना चाहिए जिनका इंफॉर्मेटिव कंटेंट हाई हो। टोटोलॉजीज या सिंपल मैथ्स जैसे 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स 144, इसका कोई कंटेंट नहीं होता। ये किसी भी एम्पिरिकल साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। मुश्किल प्रॉब्लम सिर्फ वही थियरी सॉल्व कर सकती हैं जिनका लॉजिकल और एम्पिरिकल कंटेंट हाई हो। थियरी के कंटेंट का साइज उसकी बोल्डनेस के नाम से भी जाना जा सकता है। जितना ज़्यादा हम थियरी के थ्रू क्लेम करते हैं, उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है कि थियरी गलत साबित हो जाए। तो हम सच ढूंढते हैं, लेकिन सिर्फ बोल्ड रिस्की सच में ही हमें इंटरेस्ट है। बोल्ड थियरीज का एग्जाम्पल है न्यूटन और आइंस्टीन की ग्रेविटेशन थियरी, एटम्स की क्वांटम थियरी और जेनेटिक कोड की थियरी, जो हेरिडिटी के प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करती है। ऐसी बोल्ड थियरीज का कंटेंट हाई होता है, मतलब उनका लॉजिकल और एम्पिरिकल कंटेंट दोनों हाई होता है। ये दोनों कंटेंट का मतलब ऐसे समझ सकते हैं। लॉजिकल कंटेंट थियरी के कॉन्सिक्वेंसेस का ग्रुप है, मतलब वो सब स्टेटमेंट्स जो थियरी से लॉजिकली निकाली जा सकती हैं। जितनी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस, उतना ज़्यादा लॉजिकल कंटेंट। और भी इंटरेस्टिंग है थियरी का एम्पिरिकल कंटेंट का आइडिया। इसको समझने के लिए सोचिए कि कोई भी एम्पिरिकल लॉ या थियरी कुछ ऑब्जर्वेबल चीज़ें मना कर देती है। जैसे थियरी सभी काले कौवे हैं, ये कहती है कि सफ़ेद कौवा नहीं हो सकता, और अगर कोई सफ़ेद कौवा मिलता है तो थियरी गलत हो जाती है।
लेकिन जैसे हमने देखा, फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस कोई भी ऑब्जर्वेबल चीज को मना नहीं करता। उसका लॉजिकल कंटेंट तो हाई है पर एम्पिरिकल कंटेंट 0 है। थियरी का एम्पिरिकल कंटेंट मतलब है उन एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स का ग्रुप जो थियरी मना करती है, मतलब वो स्टेटमेंट्स जो थियरी को गलत साबित कर देती हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। थियरी कि सफेद कौवा नहीं होता इस बात से उलट है, ये रहा एक सफेद कौवा। ये थियरी सफेद कौवे के होने को मना करती है। थियरी कि सभी कौवे काले हैं, इसका एम्पिरिकल कंटेंट और भी ज्यादा है। वो सिर्फ सफेद कौवे नहीं बल्कि नीला, हरा, लाल कौवा भी मना करती है। मना की गई चीजों का ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है। कोई भी एम्पिरिकल या ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट जो थियरी से उलट हो उसे पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन या पोटेंशियल फॉल्सिफायर बोल सकते हैं। अगर पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन सच निकला तो थियरी एम्पिरिकली गलत हो जाती है। स्टेटमेंट ये रहा एक सफेद कौवा दोनों थियरी को लो कंटेंट वाली सफेद कौवा नहीं है और हाई कंटेंट वाली कि सभी कौवे काले हैं दोनों को गलत साबित कर सकती है। स्टेटमेंट 10 फरवरी 1972 को हैम्बर्ग के जूलॉजिकल गार्डन में एक हरा कौवा लाया गया। ये भी सभी कौवे काले हैं कि थियरी का पोटेंशियल फॉल्सिफायर है और सभी कौवे लाल हैं या सभी कौवे नीले हैं थियरी का भी। अगर ऐसे स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन से सच साबित हो जाए तो जितनी थियरीज के लिए ये फॉल्सिफायर है सब गलत हो जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थियरी जितने ज़्यादा पोटेंशियल फॉल्सिफायर्स रखती है उतना ज़्यादा वो कहती है। उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर या पोटेंशियल बढ़ जाती है। इस नज़रिए से हम फिर न्यूटन और आइंस्टीन की ग्रेविटेशन थियरी को कंपेयर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आइंस्टीन की थियरी का एम्पिरिकल कंटेंट और एक्सप्लेनेटरी पावर न्यूटन की थियरी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये थियरी बहुत कुछ क्लेम करती है। ये न सिर्फ वो सब मोशन डिस्क्राइब करती है जो न्यूटन की थियरी करती है, खासकर प्लैनेट्स की गति, बल्कि ये ग्रेविटी का लाइट पर क्या इफेक्ट होता है ये भी बताती है। एक ऐसा एरिया जिसके बारे में न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन या ऑप्टिक्स में कुछ नहीं कहा। आइंस्टीन की थियरी इसलिए और रिस्की है, उनको ऐसे ऑब्जर्वेशन से गलत किया जा सकता है जो न्यूटन की थियरी पर कोई असर नहीं डालते। आइंस्टीन की थियरी का एम्पिरिकल कंटेंट, उसके पोटेंशियल फॉल्सिफायर्स की क्वांटिटी न्यूटन की थियरी से काफ़ी ज़्यादा है और आइंस्टीन की थियरी की एक्सप्लेनेटरी पावर भी सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर हम माने कि आइंस्टीन के प्रेडिक्शन के हिसाब से सीरियस के सैटेलाइट की लाइट स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट मिला है तो ये ऑप्टिकल इफेक्ट भी आइंस्टीन की थियरी से एक्सप्लेन हो जाता है। चाहे अभी तक वो ज़रूरी ऑब्जर्वेशंस न मिले हों, हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन की थियरी न्यूटन की थियरी से पोटेंशियली सुपीरियर है। आइंस्टीन की थियरी का एम्पिरिकल कंटेंट और एक्सप्लेनेटरी पावर दोनों ज़्यादा है, मतलब ये थियरी
थ्योरेटिकली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही आइंस्टीन की थ्योरी का रिस्क भी न्यूटन की थ्योरी से बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा आसानी से फॉल्सिफाई हो सकती है क्योंकि उसके पोटेंशियल फॉल्सिफायर्स ज़्यादा हैं। इसलिए आइंस्टीन की थ्योरी न्यूटन की थ्योरी से भी ज़्यादा सख्ती से टेस्ट की जा सकती है, जबकि न्यूटन की थ्योरी खुद बहुत सख्त टेस्ट हो चुकी है। अगर आइंस्टीन की थ्योरी इन टेस्ट को पास कर लेती है, अपनी वैल्यू दिखा देती है, तब भी हम नहीं कह सकते कि ये थ्योरी सच है, क्योंकि आगे चल के वो फॉल्सिफाई हो सकती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसका एम्पिरिकल कंटेंट ही नहीं, उसका ट्रुथ कंटेंट भी न्यूटन की थ्योरी से ज़्यादा है। मतलब आइंस्टीन की थ्योरी से निकलने वाले सच्चे स्टेटमेंट्स की संख्या न्यूटन की थ्योरी से ज़्यादा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के रिजल्ट्स को पूरी तरह यूज़ करने वाली क्रिटिकल डिस्कशन की रोशनी में सच के करीब एक बेहतर अप्रॉक्सीमेशन लगती है। अप्रॉक्सीमेशन टू द ट्रूथ का आइडिया, जैसे सच को एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल मान लेना। ये मानता है कि दुनिया रियल है, ये नहीं मानता कि रियलिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइंस बताती है, लेकिन ये मानता है कि एक रियलिटी है और हम और हमारी थियरीज जो हमने खुद बनाई हैं और हमेशा आइडियलाइजेशन होती हैं, वो रियलिटी के एक सही डिस्क्रिप्शन के करीब जा सकती हैं अगर हम ट्रायल और एरर का 4 स्टेज मेथड यूज़ करें। लेकिन सिर्फ मेथड काफ़ी नहीं है, हमें थोड़ा लकी भी होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अर्थ पर जो कंडीशंस हैं जिससे ज़िंदगी पॉसिबल हो पाई, ह्यूमन लैंग्वेज, कॉन्शियसनेस और साइंस का डेवलपमेंट हो पाया, वो पूरे यूनिवर्स में बहुत रेयर है। चाहे यूनिवर्स साइंस के हिसाब से जितना भी अलग हो। साइंस के अनुसार दुनिया में ज़्यादातर जगह मैटर ही नहीं है, बस वाइल्ड रेडिएशन भरा हुआ है। और जहाँ मैटर है वो या तो इतना गर्म है कि मॉलिक्यूल्स बन ही नहीं सकते, या इतना ठंडा है कि हमारी जैसे लाइफ फॉर्म्स हो ही नहीं सकते। चाहे यूनिवर्स में कहीं और जिंदगी हो या न हो, कॉस्मोस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ एक बहुत रेयर, अजीबोगरीब फिनोमिना है। और लाइफ के डेवलपमेंट में भी क्रिटिकल साइंटिफिक मेथड खुद एक बहुत रेयर डेवलपमेंट है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो लगभग इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है जब लाइफ और साइंस आई तो हमने जैकपॉट मार लिया। रियलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड और अप्रॉक्सीमेशन टू द ट्रूथ का आइडिया मुझे लगता है साइंस के हमेशा आइडियलाइज करने वाले कैरेक्टर को समझाने के लिए ज़रूरी है। साथ ही मुझे लगता है रियलिस्टिक व्यू ही एक ह्यूमन फ्रेंड वर्ल्ड व्यू है। यही मानते हैं कि दूसरे लोग भी हमारी तरह जीते, दुख उठाते और मरते हैं। साइंस इंसान के आइडियाज़ का एक सिस्टम है। इस मामले में आइडियलिज्म सही है, पर ये आइडियाज़ रियलिटी से टकराने पर फेल हो सकते हैं, इसलिए अंत में रियलिज्म सही है। शायद लग रहा हो कि मैं रियलिज्म और आइडियलिज्म की बात करके अपने टॉपिक से बाहर चला गया हूँ,
लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा। क्वांटम मैकेनिक्स में ये रियलिज्म का झगड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज साइंस फिलॉसफी का ये सबसे फ्रेश और ओपन प्रॉब्लम है। अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि मैं इस प्रॉब्लम पे न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं पूरी तरह रियलिज्म की साइड हूँ। पर क्वांटम मैकेनिक्स में एक पावरफुल आइडियलिस्ट स्कूल भी है। सारे आइडियलिस्ट तरीके यहाँ मिल जाते हैं, और एक फेमस क्वांटम फिजिसिस्ट ने तो क्वांटम मैकेनिक्स से सोलिप्सिज्म निकाल लिया। उनका कहना है कि ये रिजल्ट क्वांटम मैकेनिक्स से ज़रूरी तौर पर आता है। मेरी तरफ से कहने को बस इतना ही है कि अगर ऐसा है तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स में ही कुछ गड़बड़ है, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो या रियलिटी की अप्रॉक्सीमेशन के रूप में जितनी भी बेस्ट हो। क्वांटम मैकेनिक्स ने सबसे सख्त टेस्ट भी पास किया है, पर हम इससे उसके ट्रूथ से कितना करीब है ये तभी बोल सकते हैं जब हम रियलिस्ट हैं। साइंस थियोरी में रियलिज्म और ऑब्जेक्टिविज्म का ये झगड़ा अभी बहुत समय तक चलता रहेगा। ये एक ओपन और करंट प्रॉब्लम है, और जैसे कहा गया है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो एक तरीके से साइंटिफिक थियोरी को उसके पार ले जाती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी पोजीशन इस बेसिक प्रॉब्लम पर क्लियर कर दी है। 2. Notes of a realist on the body mind problem। एक रियलिस्ट के नोट्स बॉडी माइंड प्रॉब्लम पर। जितना मुझे याद है, ये मेरी जर्मनी में सिर्फ तीसरी लेक्चर है। मैनहेम में तो ये मेरी पहली ही लेक्चर है। मैं यहाँ अक्सर नहीं आता, इसलिए मुझे अपना टॉपिक सोच समझकर चुनना पड़ा। पहले मैं सोच रहा था कि आज अपनी पहली किताब के बारे में बात करूं, जिसमें 2 बेसिक एपिस्टेमोलॉजी के प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया था। पहला, एम्पिरिकल साइंस को दूसरे मीनिंगफुल और इम्पोर्टेंट फील्ड्स जैसे मेटाफिजिक्स से अलग करने का प्रॉब्लम। दूसरा, इंडक्शन का प्रॉब्लम। लेकिन इन प्रॉब्लम्स का मेरा सलूशन ऑलरेडी मेरे बुक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में है, और हाँ, कुछ नई बातें भी हैं। पर मुझे लगा कि ऐसा न हो लोग सोचें कि मैं बुढ़ापे में भी वही पुराने मुद्दे से आगे नहीं बढ़ा। फिर सोचा कि सोशल फिलॉसफी पर बात करूं, लेकिन इस फील्ड में मेरी 3 किताबें जर्मन में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, और मेरे दोस्त प्रोफेसर हांस सेल्बर्ट ने भी अपनी बुक ट्रैक्टैट उबर डी क्रिश्ची वेर्नोफिट में बहुत ज़बरदस्त बातें बोली हैं। और भी वजह है कि मैं बॉडी और माइंड के बीच के रिलेशन वाले प्रॉब्लम को चूज किया। इस प्रॉब्लम में एक ऐसा पहेली है जो शायद कभी सॉल्व ना हो सके। ये फिलॉसफी का सबसे गहरा और मुश्किल प्रॉब्लम है। मॉडर्न मेटाफिजिक्स का मेन प्रॉब्लम है, और ये हम इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वही बेसिस है जिसे एग्जिस्टेंशियलिज्म लोग ह्यूमन सिचुएशन कहते हैं, क्योंकि इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग है, कम से कम तब तक जब तक वो पूरी तरह होश में है। इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक ईगो है, एक माइंड है जो बॉडी के साथ जुड़ा है और बॉडी फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करती है। ये बात इतनी ऑब्वियस है कि बोलने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिस्ट ने इस ऑब्वियस बात के पीछे
पीछे छुपे प्रॉब्लम्स को बिना कोई रेशनल एक्सप्लेनेशन दिए ही मान लिया। लेकिन बॉडी माइंड का ये प्रॉब्लम सच में सीरियस है। इसमें ह्यूमन फ्रीडम का प्रॉब्लम भी आता है, जो पॉलिटिक्स समेत हर चीज में एक बेसिक प्रॉब्लम है। और इंसान की जगह क्या है फिजिकल दुनिया में, यूनिवर्स में, इसका प्रॉब्लम भी इसमें है, जिसे मैं आगे जाके वर्ल्ड 1 कहूँगा। जो होश वाली इंसानी प्रोसेसेस की दुनिया है उसको मैं वर्ल्ड 2 कहूँगा, और इंसानी दिमाग के ऑब्जेक्टिव क्रिएशंस को वर्ल्ड 3 कहूँगा। इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ एक और रीज़न है कि मैंने ये टॉपिक लिया और टाइटल में अपने आप को रियलिस्ट कहा। जर्मनी के कई फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट जो मुझे सिर्फ दूसरों से सुन के जानते हैं, मुझे पॉजिटिविस्ट कहते हैं, क्योंकि मेरी पहली बुक जिसमें मैं वियना सर्किल के पॉजिटिविज्म को एक्चुअली क्रिटिसाइज कर रहा था, वही वियना सर्कल की सीरीज में छाप दी। यहाँ पॉजिटिविस्ट कहने का मतलब है ऐसे आदमी जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन का ओपोनेंट है, खासकर रियलिज्म का भी ओपोनेंट है। इसी वजह से मैंने आज ऐसा टॉपिक लिया जो टाइटल से नॉन पॉजिटिविस्टिक है। एक बात मेटाफिजिक्स शब्द पर भी कहना चाहता हूँ। हेगल, मार्क्स, एंगल्स और लेनिन मेटाफिजिक्स शब्द का यूज ऐसी फिलॉसफी के लिए करते हैं जो इवोल्यूशन की दुश्मन है, जो दुनिया को स्टैटिक मानती है, डायनामिक नहीं। लेकिन ये उसे खुद क्वेश्चनेबल है, क्योंकि दुनिया में बदलाव और हमेशा चेंज होता रहता है। ये तो सबसे पुराना मेटाफिजिक्स का प्रॉब्लम है। वैसे भी मैं स्टैटिक वर्ल्ड में नहीं मानता। मैं मानता हूँ दुनिया बदलती रहती है, और जितना मुझे पता है अब कोई भी स्टैटिक मेटाफिजिशियन नहीं बचा। मैं अपने आप को एक मेटाफिजिकल रियलिस्ट मानता हूँ जो इवोल्यूशन को मानता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने साइंस फिलॉसफी में ज्ञान के बढ़ने का डायनामिक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रो का लास्ट पॉइंट ये है कि मैं अपनी बात सिंपल और हर किसी को समझ में आने वाली लैंग्वेज में रखना सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि मेरी बातें आसानी से समझ आ जाए। सबसे मुश्किल है वर्ल्ड 1, वर्ल्ड 2 और खासकर वर्ल्ड 3 का फर्क समझना। मैं इसी मुश्किल से शुरू करता हूँ, बाकी सब उसके बाद आसान लगने लगेगा। मैं जो फिजिकल इवेंट्स की दुनिया है उसे वर्ल्ड 1 कहता हूँ, और मेंटल इवेंट्स वाली दुनिया को वर्ल्ड 2। ये तो थोड़ा सिंपल है। प्रॉब्लम शुरू होती है वर्ल्ड 3 से। सबसे बड़े सेंस में वर्ल्ड 3 इंसान के दिमाग की बनाई चीज़ों की दुनिया है, लेकिन छोटे सेंस में ये थियरीज की दुनिया है, जिसमें गलत थियरीज भी आती हैं, और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स की दुनिया है, जिसमें थियरीज के सही या गलत होने के क्वेश्चंस भी हैं। बड़े सेंस में लिटरेचर और आर्ट जैसे मोजार्ट की ओपेराज और कंसर्टोज भी वर्ल्ड 3 में आते हैं। पर अगर आप चाहें तो आर्ट की दुनिया को
वर्ल्ड 4 भी कह सकते हैं। ये बस शब्द का मामला है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वर्ल्ड 3 की साइंटिफिक थियरीज को साइकोलॉजिकल वर्ल्ड 2 के प्रॉब्लम से अलग समझिए। सबसे पहले बात बर्नार्ड बोल्ज़ैनो ने समझाई थी, बाद में गोटलो फर्गे ने भी। लेकिन जैसे मैं आगे समझाऊंगा, मैं इन दोनों से आगे बढ़कर बात करता हूँ। बोल्ज़ैनो ने कहा था कि स्टेटमेंट्स इन देमसेल्व्स की दुनिया, मतलब स्टेटमेंट्स लॉजिकल सेंस में, न कि सोचने की साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है जब हम स्टेटमेंट सोचते हैं। फ्रेगे ने स्टेटमेंट के कंटेंट की बात की, मतलब वही लॉजिकल सेंस में स्टेटमेंट। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। दो मैथमेटिशियन गलत कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि 3 × 4 13। यहाँ वर्ल्ड 2 के 2 थॉट प्रोसेस हैं जो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन 3 × 4 = 13 सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो गलत है, सिर्फ एक कंटेंट है लॉजिकली गलत। ये स्टेटमेंट वर्ल्ड 2 में नहीं बल्कि वर्ल्ड 3 में है। हम ये कह सकते हैं कि ये लॉजिकली 3 × 4 = 12 के उल्टा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि 3 × 4 = 13 वर्ल्ड 3 में इसलिए आता है क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्टिवली गलत ही रहेगा, चाहे कितने भी बड़े मैथमेटिशियन इसे सच मान लें। तो हम वर्ल्ड 2 और वर्ल्ड 3 में फ़र्क कर सकते हैं। वर्ल्ड 2 में सब्जेक्टिव सोचने की प्रोसेस होती है और वर्ल्ड 3 में ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स या सोच के ऑब्जेक्टिव कंटेंट होते हैं। बोल्ज़ैनो और फ्रेगे का भी यही व्यू था। मैं इनसे आगे बढ़कर ये मानता हूँ कि वर्ल्ड 3 में सिर्फ सच्चे स्टेटमेंट्स नहीं, गलत स्टेटमेंट्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं और आर्गुमेंट्स भी आते हैं। यहाँ मैं वर्ल्ड 3 के बारे में 2 खास बातें कहना चाहता हूँ। पहला, ये रियल है। दूसरा, ये कम से कम थोड़ा ऑटोनोमस है, मतलब इसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है जो वर्ल्ड 2 से कुछ हद तक अलग है। पहले बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी का मेन एग्जाम्पल है वर्ल्ड 1 के फिजिकल चीज़ें, पत्थर, पेड़, जानवर। साथ ही मैं प्रपोज करता हूँ कि रियल उन चीज़ों को भी माना जाए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्ल्ड 1 पर इफेक्ट डाल सकें। मैं ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक थियरीज जो वर्ल्ड 3 का हिस्सा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्ल्ड 1 की चीज़ों पर इफेक्ट डाल सकती हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल स्काई स्क्रैपर बनाना है। एक स्काई स्क्रैपर एक फिजिकल चीज़ है, वो वर्ल्ड 1 में आता है, पर वो एक प्लान के हिसाब से बनता है और उस प्लान को थियरीज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इफेक्ट करते हैं। मैं मानता हूँ कि स्काई स्क्रैपर का प्लान, थियरीज और प्रॉब्लम्स पहले आर्किटेक्ट्स जैसे लोगों के दिमाग पर इफेक्ट डालते हैं, मतलब वर्ल्ड 2 पर, और बाद में कंस्ट्रक्शन वर्कर के फिजिकल मूवमेंट्स पर, और फिर मशीन्स, पत्थर, ईंट पर, मतलब वर्ल्ड 1 पर। ज़्यादातर केसेस में वर्ल्ड 3 इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है वर्ल्ड 1 पर, वर्ल्ड 2 के थ्रू।
शायद ये हमेशा ऐसा ही होता हो कि वर्ल्ड 3 वर्ल्ड 1 को डायरेक्टली नहीं बल्कि वर्ल्ड 2 के थ्रू ही इफेक्ट करता है। वैसे भी ये एग्जाम्पल दिखाता है कि तीनों वर्ल्ड रियल हैं, सिर्फ वर्ल्ड 1 नहीं बल्कि वर्ल्ड 2 और वर्ल्ड 3 भी। अगर कोई स्काई स्क्रेपर या ब्रिज गिर जाता है, जो कभी कभी होता है, तो कभी ये वर्ल्ड 2 की गलती होती है, मतलब सोच में गलती, सब्जेक्टिव बिलीफ गलत था, और कभी ये वर्ल्ड 3 की गलती होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव थियरी गलत थी। कुछ फिलोसोफर हैं जो वर्ल्ड 3 को रियल नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारी सोच मतलब वर्ल्ड 2 तो है लेकिन कंटेंट खुद में नहीं है। उनके लिए ये सब सिर्फ मेंटल अब्स्ट्रैक्शन है, दिमाग की फैंटेसी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड 3 वर्ल्ड 2 का प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसका अपना थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर भी है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मैथमेटिशियन से मिलते हैं। नेचुरल नंबर्स की सीरीज 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये मुझे लगता है कि हमारी लैंग्वेज का प्रोडक्ट है। कुछ प्रिमिटिव लैंग्वेज सिर्फ 1, 2 और बहुत सारे ही जानती हैं। कुछ में सिर्फ 5 तक गिनती होती है। नेचुरल नंबर्स की इन्फिनिट सीरीज जैसे इंसान की लैंग्वेज भी इंसान का एक जबरदस्त इन्वेंशन है, लेकिन प्राइम नंबर्स किसी ने इन्वेंट नहीं किए, उनको गिनती करते हुए ही डिस्कवर किया गया। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को मुझे थोड़ा और समझाना होगा। जर्मनी के ग्रेट मैथमेटिशियन क्रोनेकर ने मैथमेटिक्स के बारे में कहा था, नेचुरल नंबर्स गॉड ने बनाए, बाकी सब इंसान की मेहनत है। मैं उल्टा मानता हूँ। नेचुरल नंबर्स इंसान का काम है, ये गिनती का इन्वेंशन है, इंसान की लैंग्वेज का बाई प्रोडक्ट है। एडिशन भी इंसान ने इन्वेंट किया, मल्टीप्लिकेशन भी इंसान का इन्वेंशन है। पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जैसे एसोसिएटिव लॉ इंसान की इन्वेंशन नहीं है, ये ह्यूमन इन्वेंशन के अनइंटेंडेड रिजल्ट हैं जो बाद में डिस्कवर किए गए। और प्राइम नंबर का होना, जो नंबर्स सिर्फ खुद से या एक से डिवाइड हो सके, ये भी एक डिस्कवरी है, काफी देर से हुई डिस्कवरी। प्राइम नंबर्स को नेचुरल नंबर्स की सीरीज में डिस्कवर किया गया। सबने नहीं, पर उन लोगों ने किया जो इन नंबर्स को और उनकी खासियत को स्टडी करते थे, असल मैथमेटिशियन ने। हिस्ट्री से देखें तो कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स के साथ इन्वेंट हुए थे, लेकिन ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के वर्ल्ड 2 में तब तक नहीं थे जब तक डिस्कवर नहीं हुए, वो भी शायद 100 साल बाद। हम कह सकते हैं कि ये तुरंत वर्ल्ड 3 में एग्जिस्ट करते थे नेचुरल नंबर्स के साथ साथ, मतलब ये वर्ल्ड 3 के एक अलग हिस्से में उनके डिस्कवर होने से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। जब डिस्कवर हो गए तब ये वर्ल्ड 2 में भी आ गए, वो भी सिर्फ थोड़े लोगों यानी मैथमेटिशियंस के लिए, और वर्ल्ड 3 में भी। हमें ये कहना चाहिए और बोलना ही पड़ेगा कि प्राइम नंबर का वर्ल्ड 3 में होना वर्ल्ड 2 के सोचने की प्रोसेस की वजह बना, जिसने उनको डिस्कवर करवाया। जैसे माउंट एवरेस्ट होने की वजह से इंडियन सर्वे ऑफिस ने उसको डिस्कवर किया।
इससे पता चलता है कि वर्ल्ड 3 का ऑटोनोमस पार्ट वर्ल्ड 2 पर इफेक्ट डाल सकता है, पर वर्ल्ड 3 का ये पार्ट वर्ल्ड 1 पर भी असर करता है। पहली बार जिस मैथमेटिशियन ने अपने दोस्तों को समझाया कि प्राइम नंबर्स होते हैं, उसने अपनी जुबान का यूज किया होगा, पर हमारी जुबान जैसा हमारा बॉडी वर्ल्ड 1 का हिस्सा है। बाद में मैथमेटिशियंस ने प्राइम नंबर्स को और डीपली स्टडी किया और आज तक रिसर्च खत्म नहीं हुई। नंबर्स की थियरी में अभी भी कई ओपन प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स भी डिस्कवर हुई हैं। ये भी वर्ल्ड 3 के ऑटोनोमस पार्ट में आती हैं। पुराने मैथमेटिशियंस ने फॉर एग्जाम्पल देखा कि प्राइम नंबर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनका मिलना मुश्किल होता जाता है या वो एक दूसरे के पास कम मिलते हैं। प्राइम नंबर्स की सीरीज 2, 3, 5, 7 से शुरू होती है। 2 और 3 ही एक ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल साथ हैं, बीच में कोई नंबर नहीं। लेकिन बहुत पेयर्स हैं जैसे 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, जो इतने पास हैं कि उनके बीच सिर्फ एक नंबर आता है। इन्हें ट्विन प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो वर्ल्ड 3 में प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कवर हुई हैं। पहला प्रॉब्लम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और प्राइम नंबर्स रेयर हो जाते हैं, क्या ऐसा पॉइंट आता है जब प्राइम नंबर्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं? यानी क्या कोई सबसे बड़ा प्राइम नंबर है जिसके बाद सिर्फ कंपोजिट नंबर्स ही मिलते हैं? यह प्रॉब्लम शायद यूक्लिड से पहले पूछी गई हो, पर सॉल्व उन्होंने की। यूक्लिड ने प्रूफ डिस्कवर किया कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कुछ नहीं होता। उन्होंने दिखाया कि प्राइम नंबर्स की सीरीज का कोई एंड नहीं है, जैसे नेचुरल नंबर्स की सीरीज का एंड नहीं है। नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ बहुत आसान है। मान लीजिए सीरीज का एंड है और n नंबर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है। अब हम सिंपल a+1 बना लेते हैं, तो ये दिखा देता है कि हमारा अजम्पशन गलत है। ये सिंपल रिडक्शियो एड एब्सर्डम है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। यूक्लिड ने थोड़ा और कॉम्प्लेक्स रिडक्शियो एड एब्सर्डम दिया कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। यूक्लिड का ये खूबसूरत प्रूफ एक थ्योरम बनाता है कि प्राइम नंबर्स की सीरीज इन्फिनिट है। ये थ्योरम वर्ल्ड 3 में आता है। यूक्लिड का इमेजिनेटिव काम वर्ल्ड 2 में था, पर वो वर्ल्ड 3 के उस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि सच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर नहीं है। यूक्लिड ने अपना प्रूफ अपनी मशहूर किताब द एलिमेंट्स में लिखा था। वर्ल्ड 3 का थ्योरम इस तरह पेपिरस पर लिख दिया गया, जिससे ये वर्ल्ड 2 यानी इंसान यूक्लिड के दिमाग के थ्रू वर्ल्ड 1 को चेंज करता है। यूक्लिड का खूबसूरत प्रूफ अब हर नंबर थियरी की किताब में मिलता है, लेकिन किताब मशीन से छपती है। मशीन्स और किताब दोनों फिजिकल चीज़ें हैं जो सीधे वर्ल्ड 1 का पार्ट है। फिर यहाँ भी कॉजल इफेक्ट दिख रहा है जो वर्ल्ड 3 के अंदर से शुरू होता है और वर्ल्ड 2 के जरिए वर्ल्ड 1 को इफेक्ट करता है। एक और ऐसा ही
लेकिन अभी तक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। क्या ट्विन प्राइम नंबर्स का कोई सबसे बड़ा पेयर है? मेरी जानकारी के हिसाब से कोई मैथमेटिशियन शक नहीं करता कि सबसे बड़ा ट्विन प्राइम पेयर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका प्रूफ किसी के पास है। ये वर्ल्ड 3 का अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है और इसकी वजह से सारे मैथमेटिशियंस इसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं अभी बोला था कि किताबें वर्ल्ड 1 में आती हैं, पर उनका कंटेंट वर्ल्ड 3 में आता है। यूक्लिड्स एलिमेंट्स की 2 अलग एडिशंस वर्ल्ड 1 में अलग हैं, क्योंकि दोनों फिजिकल बुक्स अलग हैं, पर दोनों वर्ल्ड 3 में एक ही हैं, क्योंकि कंटेंट सेम है। तो किताबें, लाइब्रेरीज और मेरे लेक्चर की मैन्युस्क्रिप्ट वर्ल्ड 1 और वर्ल्ड 3 दोनों में आती हैं। अगर ऑडियंस में कोई जर्मन नहीं समझता, या ये कहूँ कि मेरी थोड़ी सी वियनीज जर्मन नहीं समझता, तो उसको सिर्फ मेरे लेक्चर्स की आवाज़ सुनाई देगी जो वर्ल्ड 1 का हिस्सा है, लेकिन जो समझता है उसके लिए लेक्चर का वही हिस्सा इम्पॉर्टेंट है जो वर्ल्ड 3 से रिलेटेड है। आप मेरी लेक्चर का कंटेंट समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका वर्ल्ड 2 है। जब आप ट्राई करते हैं, आप वर्ल्ड 3 के ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं। आपका वर्ल्ड 2 वर्ल्ड 3 से इन्फ्लुएंस होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड 1 और वर्ल्ड 3 दोनों की हैं, और कुछ वर्ल्ड 2 और वर्ल्ड 3 दोनों की हैं। मेरा मेन पॉइंट ये है कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो सिर्फ वर्ल्ड 3 में हैं, जैसे कोई नया प्रूफ जो अभी किसी मैथमेटिशियन के दिमाग में आ रहा है, जो वो कल डिस्कवर करेगा। प्रूफ कल वर्ल्ड 2 और वर्ल्ड 3 दोनों का हिस्सा हो जाएगा, और अगर लिख दिया तो वर्ल्ड 1 का भी हिस्सा बन जाएगा। पर वो आज ही वर्ल्ड 2 को इन्फ्लुएंस करता है। हो सकता है, पर पता नहीं, कि प्रूफ लिखने से पहले ही वर्ल्ड 1 का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वर्ल्ड 2 की सोच ब्रेन के इवेंट से जुड़ी होती है और ब्रेन वर्ल्ड 1 का हिस्सा है।